यह कहानी है एक क्लासिक स्नाइपर की, जो कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को मार सकता है, यहां तक कि आंखों पर पट्टी बांधकर भी। लेकिन यह स्नाइपर पहले एक आम गणित के शिक्षक हुआ करता था। उसे युद्ध और बंदूकें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक अच्छे शिक्षक से एक निर्दयी स्नाइपर में बदल दिया। कहानी शुरू होती है यूक्रेन के एक छोटे गांव से, जहां हमें एक छोटा सा घर दिखाई देता है। इस घर में एक जोड़ा रहता है जो अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहा है। इस घर में रहने वाले आदमी का नाम है माकोल और उसकी पत्नी का नाम नास्टिया है। नास्टिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी और लकड़ी से तरह तरह की मूर्तियां बनाती थी। माकोल एक शिक्षक था और पास के स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाता था। वह बहुत अच्छा शिक्षक था और सभी बच्चे उससे खुश रहते थे, सिवाय एक के, जिसका नाम था इवन। इवन बहुत बदमिजाज लड़का था। वह रोज स्कूल में माकोल को तंग करता और परेशान करता। इवन अमीर परिवार से था, जबकि माकोल गरीब था। इसलिए इवन माकोल के लुक्स और कपड़ों का मजाक उड़ाता। उसका मकसद था कि माकोल उसकी हरकतों से परेशान हो और उस पर हाथ उठाए। फिर इवन शिकायत करके माकोल को स्कूल से निकालवा सके। लेकिन माकोल बहुत शांत स्वभाव का आदमी था। उसके शब्दों का उस पर कोई असर नहीं होता और वह अपनी जिंदगी में खुश रहता। माकोल के घर में टीवी या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कमी थी, इसलिए वह दुनिया की खबरों से दूर था। एक दिन जब माकोल स्कूल में था, उसने टीवी पर खबर सुनी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। कई सैनिक मारे गए और रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। शाम को जब माकोल घर आया, उसने जाना कि उसकी पत्नी गर्भवती है। यह जानकर वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब माकोल पिता बनने वाला था। दोनों ने इस खुशी का जश्न साथ मनाया। अगले दिन माकोल ने अपनी पत्नी को अलविदा कहा और बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी साइकिल पर स्कूल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसने दो सैनिक देखे जो सिगरेट जलाए खड़े थे और अलग यूनिफॉर्म पहने थे। वह यूनिफॉर्म बिल्कुल यूक्रेनी सैनिकों जैसा नहीं था, जिससे माकोल को थोड़ा अजीब लगा। लेकिन माकोल ने सोचा कि शायद सरकार ने सैनिकों का यूनिफॉर्म बदल दिया है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से स्कूल पहुंच गया। लेकिन जब वह स्कूल के अंदर गया तो देखा कि पूरा स्कूल खाली पड़ा था। एक भी बच्चा नहीं आया था। यह देखकर माकोल परेशान हो गया। फिर उसने टीवी पर खबर देखी कि रूस के सैनिक यूक्रेन में प्रवेश कर चुके हैं और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसे समझ आया कि रास्ते में जो सैनिक उसने देखे थे वे वास्तव में रूस के थे। यह सोचकर उसे अपनी पत्नी की चिंता हुई, क्योंकि वह घर पर अकेली थी। माकोल तुरंत अपनी साइकिल पर बैठा और घर की तरफ भागा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब माकोल घर पहुंचा, उसने देखा कि दो सैनिक उसकी पत्नी को बुरी तरह पीट रहे थे। माकोल ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। वह उनसे भीख मांगते हुए बोला, कृपया मुझे मत मारो, मेरी पत्नी गर्भवती है। लेकिन सैनिक नहीं रुके और दोनों को पीटते रहे। कुछ समय बाद एक रूसी सैनिक माकोल के घर की तलाशी लेने लगा। जब उसे कुछ काम का नहीं मिला तो वह गुस्से में आकर घर को आग लगा दी और जाने लगा। अपना घर जलता देख नास्टिया आग बबूला हो गई। उसने एक पत्थर उठाया और रूसी सैनिकों पर वार करने लगी। इसे देखकर एक सैनिक ने गोली चला दी और नास्टिया वहीं पर मर गई। माकोल के पैरों के नीचे जमीन जैसे गायब हो गई। उसने अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। वह उसके पास दौड़ा, उसे गोद में लिया और जोर जोर से रोने लगा। कुछ घंटों बाद दो यूक्रेनी सैनिक मौके पर पहुंचे। माकोल की पत्नी को मृत देख वे गहरी शोक में डूब गए। उन्होंने माकोल के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हिम्मत मत हारो। इसके बाद उन दो सैनिकों ने नास्टिया के लिए कब्र खोदनी शुरू की। कब्र तैयार होने के बाद उन्होंने माकोल से कहा कि अपनी पत्नी को वहीं दफनाओ। अपनी पत्नी की मौत के बाद माकोल पूरी तरह टूट गया। अब वह बिल्कुल अकेला था। वे रूसी सैनिक सिर्फ उसकी पत्नी को ही नहीं मार चुके थे, बल्कि उसकी जिंदगी भी तबाह कर दी थी। उन्होंने उसका घर जलाया और उसका अनजन्मा बच्चा भी मार दिया। अब माकोल में बदले की आग जल रही थी। उसने ठान लिया कि वह उस रूसी सैनिक को चाहे कुछ भी हो मार देगा जिसने उसकी पत्नी को मारा। बदला लेने का एक ही तरीका था, यूक्रेनी सेना में शामिल होना। इसलिए उसने उन दो सैनिकों से विनती की, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो, मैं यूक्रेनी सेना में शामिल होना चाहता हूं। सैनिकों ने हामी भर दी और माकोल को अपने वाहन से सेना के बेस पर ले गए।
जाने से पहले माकोल ने अपनी पत्नी द्वारा बनाई हुई एक छोटी लकड़ी की मूर्ति ली, जिसे उसने माकोल की सुरक्षा के लिए बनाई थी। जब वे सेना के बेस पहुंचे, उनके वरिष्ठ अधिकारी ने माकोल को देखकर गुस्सा हो गया। उसने उसे भर्ती करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे शक था कि माकोल जासूस हो सकता है। लेकिन जब वरिष्ठ अधिकारी को माकोल के बारे में पूरी जानकारी मिली, जो उन दो सैनिकों ने दी थी, तो माकोल ने सब कुछ बताया। कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी और अनजन्मे बच्चे को बर्बर तरीके से मारा और घर जलाया। उसने कहा, मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा। मैं बस अपने देश को आजाद करना चाहता हूं। उन रूसी सैनिकों को मारकर यह सुनकर वरिष्ठ अधिकारी भावुक हो गया और माकोल को सैनिक के रूप में भर्ती करने की अनुमति दे दी। अगले दिन माकोल की ट्रेनिंग शुरू हुई। चूंकि वह सिर्फ एक आम आदमी था, इसलिए उसे ट्रेनिंग में कई मुश्किलें आईं। उसने अपनी पूरी जिंदगी गणित पढ़ाई थी और उसे बंदूकों का कोई ज्ञान नहीं था। जब सभी सैनिक अपनी राइफल असेंबल कर रहे थे, माकोल उनके मुकाबले बहुत धीरे था और वह सबसे आखिरी में अपनी राइफल असेंबल कर पाया। यह देखकर अधिकारी को लगा कि माकोल कभी अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा। लेकिन माकोल ने हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान दिया। एक रात ट्रेनिंग के दौरान माकोल ने अपने वरिष्ठ से कहा कि उसे उसके नाम से मत बुलाओ। उसका कोड नाम है रेवेन। जब अन्य सैनिकों ने रेवेन सुना तो सभी हंसने लगे। वरिष्ठ ने कहा कि कोड नाम आसानी से नहीं मिलता। एक सैनिक को देश के लिए महान कार्य करना पड़ता है, तभी वह इसे पा सकता है। माकोल ने इसे नकारात्मक नहीं लिया और भी मेहनत करने लगा। वह रात देर तक अभ्यास करता, जबकि बाकी सैनिक सोते थे। एक दिन वरिष्ठ ने घोषणा की कि उनके पास स्नाइपर की कमी है और उन्हें रूसियों से लड़ने के लिए संख्या बढ़ानी होगी। उन्होंने पूछा कि कौन स्नाइपर बनना चाहता है। कुछ सैनिक खड़े हुए और माकोल उनके बीच था, क्योंकि वह भी स्नाइपर बनना चाहता था। जब बाकी लोगों ने देखा कि माकोल ने खुद को वॉलंटियर किया है, तो वे फिर से हंस पड़े। वरिष्ठ अधिकारी ने उसे बताया कि वह अभी स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह राइफल को ठीक से असेंबल और डिसेंबल भी नहीं कर सकता। माकोल ने जोर देकर कहा कि वह एक अच्छा स्नाइपर बन सकता है, बस उसे खुद को साबित करने का मौका चाहिए। इसे साबित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी ने माकोल को चुनौती दी कि वह राइफल 20 सेकंड में असेंबल करे। खुद को साबित करने के लिए माकोल ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, राइफल को डिसेंबल किया और फिर उसे फिर से असेंबल किया। उसने यह काम सिर्फ 18 सेकंड में पूरा कर लिया। सब उसकी तेजी और निपुणता देखकर हैरान रह गए। जो लोग पहले हंस रहे थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। वरिष्ठ अधिकारी भी माकोल से प्रभावित हुआ और उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान माकोल को एक पुरानी राइफल दी गई, जबकि बाकी सैनिकों को आधुनिक हथियार मिले। माकोल ने आधुनिक राइफल मांगी, लेकिन वरिष्ठ ने कहा कि उसे इसे पाने के लिए खुद को साबित करना होगा। कोई और विकल्प न होने पर माकोल ने पुराना हथियार स्वीकार किया और ट्रेनिंग जारी रखी। वरिष्ठ ने सिखाया कि चाहे स्नाइपर किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य पर निशाना रखना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए वरिष्ठ ने प्रशिक्षुओं के पास गोली चलाई और जो भी स्नाइपर अपनी जगह से हिला, उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया गया। जब माकोल की बारी आई, उसने बिल्कुल भी नहीं हिला और अपने लक्ष्य पर निशाना बनाए रखा। इस तरह उसने टेस्ट को सहन किया और स्नाइपर ट्रेनिंग पास कर ली। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपरों को अपने लक्ष्य केवल एक बार दिखाया गया और फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। इस अभ्यास में उन्हें अनुमान लगाकर और निशाना साधकर अपने लक्ष्य को मारना था। कुछ अन्य सैनिक इस टेस्ट में पास हो गए, लेकिन जब माकोल की बारी आई तो उसका निशाना थोड़ा चूक गया और वह फेल हो गया, क्योंकि उसके पास बहुत पुरानी राइफल थी जिससे सही निशाना लगाना मुश्किल था। हालांकि सभी जानते थे कि अगर माकोल को नई राइफल दी होती तो वह सही निशाना लगाता। अगली ट्रेनिंग स्नाइपरों के लिए और भी कठिन थी, क्योंकि उन्हें रात के अंधेरे में फ्लेयर की रोशनी में अपने लक्ष्य को मारना था। वरिष्ठ ने फ्लेयर छोड़ा और सभी ने निशाना लगाया, लेकिन कोई भी लक्ष्य को नहीं मार पाया। सभी ने अपनी गोलियां चला दी थीं, लेकिन माकोल ने नहीं। उसने समझा कि फ्लेयर की रोशनी में सीधे निशाना लगाना असंभव है। इसलिए जब वरिष्ठ ने अगली फ्लेयर छोड़ी तो माकोल ने तुरंत गोली नहीं चलाई, बल्कि फ्लेयर की रोशनी का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य की दूरी का अनुमान लगाया। अपनी गणित की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उसने एकदम सही शॉट मारा। इसे देखकर वरिष्ठ और बाकी सैनिक हैरान रह गए। इससे पहले किसी ने यह काम पूरा नहीं किया था, सिर्फ माकोल ने किया। वरिष्ठ उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसे उसका मनचाहा कोड नाम दिया, रेवेन। दिन ऐसे ही बीतते रहे और माकोल अपने दिल और आत्मा से ट्रेनिंग करता रहा। आखिरकार वह दिन आया जब उसकी ट्रेनिंग का रिजल्ट घोषित किया जाना था।
कर्नल ने माकोल को सलाम किया और कहा कि वह टेस्ट पास कर गया है। कुछ दिन बाद कर्नल माकोल के पास आया और कहा कि वह अपने सामान पैक करे क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना है। खबर मिली थी कि कुछ रूसी सैनिकों ने एक चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जल्दी ही माकोल की टीम उस स्थान पर पहुंची और अपनी पोजीशन ले ली। जैसे ही वे रूसी सैनिकों पर गोली चलाने वाले थे, एक वाहन चेक पोस्ट की तरफ आता दिखाई दिया। कर्नल ने तुरंत सभी को गोली न चलाने का आदेश दिया। दूसरी तरफ रूसी सैनिकों ने वाहन रोक दिया और अंदर बैठे लोगों को बाहर आने को कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट चेक किए और पूरे वाहन की तलाशी ली। जब सब ठीक लगा तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया, लेकिन पासपोर्ट अपने पास रख लिया। जब उन लोगों ने अपने पासपोर्ट वापस मांगे तो रूसी सैनिकों ने उन्हें बुरी तरह पीटा। यह देखकर कर्नल ने अपने लोगों को गोली चलाने का आदेश दिया। एक पल में सभी स्नाइपरों ने अपने शॉट्स फायर किए और अपने लक्ष्यों को खत्म कर दिया। इस तरह उनका पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। मिशन के बाद जब सभी बेस लौटे, माकोल ने देखा कि उसके कई साथी गायब थे। वह चिंतित हो गया और पूछा, मेरे बाकी साथी कहाँ हैं? उसे बताया गया कि बाकी सैनिकों को दूसरे मिशन पर भेजा गया था। अगले दिन माकोल को खबर मिली कि जिन सैनिकों को दूसरे मिशन पर भेजा गया था, उनमें से कई मारे गए। सभी को एक रूसी स्नाइपर ने मार दिया था। उस स्नाइपर का नाम था सीरी और वह रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर था। कुछ दिन ऐसे ही बीते और माकोल अगली मिशन के लिए अपनी टीम के साथ रवाना हुआ। स्थान पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ माइन लगाई और अपनी पोजीशन ली। कुछ समय बाद रूसी सैनिक वहां पहुंचे और उनमें से इवन भी था, वही लड़का जो स्कूल में माकोल को तंग करता था। अब इवन रूसी सेना में शामिल हो चुका था। जैसे ही कर्नल ने शूट का आदेश दिया, माकोल हिचकिचाया क्योंकि वह अपने पूर्व छात्र को मारना नहीं चाहता था। लेकिन फिर माकोल ने अपने भावनाओं को अलग रखा और पास रखे गए लैंडमाइंस पर गोली चला दी। एक विशाल विस्फोट हुआ जिसमें सभी रूसी सैनिक एवन सहित मारे गए। सब कुछ नियंत्रण में आने के बाद कर्नल ने गुस्से में माकोल से पूछा, तुम शूट का आदेश मिलने पर क्या सोच रहे थे? माकोल ने जवाब दिया, मेरे एक छात्र उन रूसी सैनिकों में था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। कर्नल ने माकोल को समझाया कि एवन की मौत पर उसे दुखी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, यहां वह तुम्हारा छात्र नहीं था, वह तुम्हारा दुश्मन था। रूसी सेना में शामिल होना उसकी अपनी मर्जी थी, इसलिए तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लगना चाहिए। मिशन पूरा होने के बाद वे सभी अपने बेस कैंप लौट गए। कर्नल को माकोल पर पूरा भरोसा था और वह अपना अधिकांश समय उसके साथ बिताता। एक दिन कर्नल ने माकोल को अपने परिवार की फोटो दिखाई और बताया कि उसके परिवार में 3 लोग हैं। उन्होंने कहा, मेरी दोनों बेटियां नहीं जानती कि उनके पिता सैनिक हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैं बिजनेस चलाता हूं। मेरी पत्नी ने भी उन्हें सच्चाई नहीं बताई। यह सुनकर माकोल ने अपनी कहानी साझा की कि कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी को निर्दयता से मार डाला। इस दौरान माकोल बहुत भावुक हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे सांत्वना दी। अगली सुबह वे सभी अपने अगले मिशन पर निकल पड़े। यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि एक समूह रूसी सैनिक उस मार्ग से गुजरने वाला था। कर्नल और माकोल जल्दी से स्थान पर पहुंचे और अपनी पोजीशन ले ली। कुछ समय बाद उन्होंने 2 रूसी सैनिकों को देखा जो बाकी टीम का इंतजार कर रहे थे। तभी माकोल ने देखा कि उनमें से एक वह आदमी था जिसने उसकी पत्नी को मारा था और अब वह सीधे उसके निशाने में था। माकोल ने शूट की अनुमति मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। माकोल का गुस्सा बढ़ने लगा क्योंकि सामने खड़ा आदमी उसकी पत्नी को मार चुका था। उसने उसी क्षण के लिए सेना में शामिल होकर बदला लेने का इंतजार किया था। उसने फिर से अनुमति मांगी, लेकिन कर्नल ने फिर मना कर दिया। अपने भावनाओं को और अधिक नियंत्रित न कर पाते हुए माकोल ने गोली चलाई। सैनिक तुरंत मर गया। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि अब रूसी सैनिकों को उनके स्थान का पता चल गया था। कर्नल ने माकोल की तरफ देखा और चिल्लाया, तुमने क्या किया? लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर सीरी भी अपनी पोजीशन में था और अब उसे माकोल की पोजीशन का पता चल गया था। कर्नल ने समझा कि सीरी पास है और उसे खोजने लगा। सीरी की लोकेशन खोजने से पहले सीरी ने हेडशॉट मारा और कर्नल वहीं मर गया। अब माकोल समझ गया कि उसने कितनी भयानक गलती की। कर्नल अपनी गलती की वजह से जान गंवा बैठे। माकोल ने जाना कि रूसी सैनिकों ने उनकी पोजीशन का पता लगा लिया है।
दूसरी तरफ रूसी सैनिकों ने माकोल की टीम पर भारी गोलीबारी और बमबारी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ते देख माकोल ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल का शव उठाया और अपनी पोजीशन से पीछे हटने लगा। जल्दी ही वह दुश्मन इलाके से बाहर निकल गया और अपने बेस पर पहुंचा। कर्नल की मौत से माकोल टूट गया और खुद को दोषी ठहराया। उसने कसम खाई कि वह सीरी को मारकर कर्नल का बदला लेगा। जल्द ही माकोल को खबर मिली कि 2 रूसी स्नाइपर सक्रिय हैं और वह तुरंत अपने अगले मिशन के लिए रवाना हो गया। वह स्थान पर पहुंचा, निशाना लगाया और बैठ गया। जल्दी ही उसने उनमें से एक स्नाइपर को मार गिराया। उस स्नाइपर को मारते समय दूसरा स्नाइपर माकोल की बांह में गोली मारता है, लेकिन माकोल हार नहीं मानता और किसी तरह वह दूसरा स्नाइपर भी मार देता है। भारी चोटिल माकोल अपने शरीर को आराम देने के लिए एक गुप्त बेस पर पीछे हटता है। इस दौरान उसे सेना के मेजर का कॉल आता है, जिसने माकोल को बताया कि उन्होंने कर्नल को मारने वाले स्नाइपर की पहचान कर ली है। इसके बाद माकोल बेस लौटता है और मेजर सभी को उस स्नाइपर के बारे में ब्रीफिंग देने लगता है। मेजर ने बताया कि उस स्नाइपर का नाम था सीरी और वह रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर था। उसने यह भी कहा कि अब तक सीरी का निशाना कभी गलत नहीं हुआ। सीरी ने कथित तौर पर यूक्रेन के 6 सबसे सक्षम स्नाइपरों को मार डाला था, इसलिए उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर ने बताया कि सीरी पहले यूक्रेनी सैनिकों को मारता है और फिर सोशल मीडिया पर उनकी हत्या के वीडियो अपलोड करता है ताकि यूक्रेनी सेना का मनोबल टूटे। वह सीरी को एक ऐसे स्नाइपर के रूप में बताते हैं जो आमतौर पर अपनी जगह नहीं बदलता और अपने दुश्मनों का शिकार एक ही स्थान से करता है। अब योजना बनाई गई। वे सीरी की लोकेशन पर 2 टीमों के साथ जाएंगे। योजना के अनुसार पहली टीम रूसी सैनिकों पर सामने से हमला करेगी। योजना फाइनल होने के बाद वे सभी स्थान पर रवाना हुए। जैसे ही वे साइट पर पहुंचे, सभी स्नाइपरों ने अपनी पोजीशन ली और निशाना साधना शुरू किया। इसी दौरान माकोल भी गुप्त रूप से उस बिल्डिंग में घुस गया जहां उसने देखा कि 2 रूसी सैनिक बातचीत में व्यस्त हैं। बिना देर किए माकोल ने दोनों को मार दिया और बिल्डिंग के अंदर और आगे बढ़ गया। माकोल ने योजना के अनुसार अपनी टीम को सिग्नल दिया। जैसे ही सिग्नल मिला, वहां के स्नाइपरों ने फायर खोला और रूसी सैनिकों को मार गिराया। दूसरी ओर सीरी ने देखा कि उसके साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहे। उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वह बिल्डिंग की छत पर गया। छत पर पहले से ही एक रूसी स्नाइपर मौजूद था, लेकिन जब सीरी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि स्नाइपर मर चुका है। सीरी के सीने में आतंक फैल गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यूक्रेनी सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने बैकअप के लिए अपने बेस से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मदद आने में 10 मिनट लगेंगे। यह सुनकर सीरी जल्दी से अपनी पोजीशन पर लौटता है और यूक्रेनी सैनिकों की तलाश शुरू करता है। तभी उसने अपनी नजरों के सामने मेज पर रखी एक छोटी मूर्ति देखी। सीरी प्रतिक्रिया देने से पहले माकोल ने उस पर हमला किया और उसे चाकू से मार डाला। इस झड़प से बिल्डिंग में एक और स्नाइपर सतर्क हो गया। उस स्नाइपर के कुछ करने से पहले माकोल ने उसके पास ग्रेनेड फेंका और विस्फोट में वह स्नाइपर भी मारा गया। कुछ समय बाद सीरी ने जो बैकअप टीम बुलाया था वह भी बिल्डिंग में पहुंची, अनअवेयर कि सीरी पहले ही मर चुका था। जब उन्होंने सीरी से संपर्क करने की कोशिश की तो माकोल ने कॉल उठाया और कहा कि वे सब मरने वाले हैं। फिर उसने ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। जैसे ही गोली चली, रूसी सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और वे ट्रक से बाहर भागे। उन्हें पता नहीं था कि यूक्रेनी स्नाइपर उनके लिए घात लगाए हुए हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने जोरदार फायरिंग शुरू की और एक एक करके सभी रूसी सैनिकों को मार दिया। कुछ दिन बाद माकोल अपनी पत्नी की कब्र पर गया। उसे लगा कि अब उसने अपने वादे को पूरा कर दिया क्योंकि उसने अपनी पत्नी और कर्नल को मारने वालों को सबको खत्म कर दिया था। यहां माकोल ने कसम खाई कि वह अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करता रहेगा, और यह कहते हुए वह वहां से चला गया। यही फिल्म का अंत होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें